नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीए विजार्ड के अंदर। कैसे हो आप सभी? आई होप जो लास्ट क्लास रही थी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सारे कंसेप्ट मैंने पूरा ट्राई किया है आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी कंटिन्यूटी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड लेक्चर, जिसमें हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर अपन ने लास्ट क्लास फिनिश की थी। तो लास्ट क्लास में हम थे, क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें रेशो फाइंड आउट करना है। दो क्वांटिटीज़ यहाँ पर दी हुई है 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स का। इनका हमें रेशो यहाँ पर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। दो मेरे पास क्वांटिटी है, एक है मेरे पास 25 मिनट्स और एक है मेरे पास 45 सेकेंड। सबसे पहले क्या स्टेप्स बताई थी मैंने? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड की है या नहीं। काइंड का मतलब ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टाइम को। तो इसका मतलब अपना पहला स्टेप कंप्लीट है कि दोनों सेम काइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम काइंड। ठीक, ये वाला अपना स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो मैंने बात की थी यूनिट की। यहां पर यूनिट जो है मिनट में है और यहां पर जो यूनिट है वो सेकंड के अंदर है। दैट मीन्स ये यूनिट यहां पे अपन को कन्वर्जन करना पड़ेगा। एक यूनिट मिनट में है, ये सेकंड में है। तो यहां पर इन दोनों यूनिट्स को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो मिनट को सेकंड में कर दो या सेकंड को मिनट में कर दो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि एक मिनट के अंदर कितनी सेकेंड्स होती हैं। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर एक मिनट के अंदर अपने पास होता है 60 सेकेंड्स। तो ये नोट डाउन कर लेना, एक मिनट के अंदर अपने पास होता है 60 सेकेंड। तो यदि मैं मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करता हूं तो 25 मिनट के अंदर कितनी सेकेंड्स अपने पास हो जाएंगी। इसके लिए क्या करूंगा, 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, ये अपने पास हो गया। अब देखो, कैलकुलेशन में हमेशा ये ध्यान रखनी है कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करके मैं पूरा एक फाइनल आंसर लिखूं। मैं इसको ऐसे रख सकता हूं क्योंकि मुझे ऑप्शन टिक करना है, कैलकुलेशन ईजी बनानी है। ठीक है, तो जितना आप कैलकुलेशन में ब्रेक्स वाला मेथड अप्लाई करोगे, ब्रेक का मतलब नंबर को तोड़ दो मल्टीपल नंबर्स में, उससे कैलकुलेशन हो जाती है ईजी। ठीक है, यदि मेरे पास नंबर 16 है तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं 2 × 8 के अंदर। तो मुझे एक आइडिया हो जाएगी कि हाँ, इसके अंदर 2 और 8 छिपा हुआ है। यदि कोई नंबर डिवाइड हो रहा होगा 2 से या 8 से तो मैं उसको क्लियर डिवाइड कर सकता हूं। तो ये चीज़ आपको हर कैलकुलेशन में अप्लाई करनी है, ये आपको अपनी आदत में डालनी है चीज़। और ये आदत में कैसे डलेगी, आप हर क्वेश्चंस करते जाइए और जहां भी आपको लग रहा है नंबर ब्रेक करना है वहां ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तब आदत में लगेगी। 10-15 दिन तक आप कंटिन्यू करोगे, ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाएगी। तो यहां पर एक फाइनल आंसर मत निकालो, इसको ऐसे की ऐसे रहने दो, 60 × 25 सेकेंड। तो ये जो 25 मिनट है ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में, 60 × 25 सेकेंड। दूसरा जो क्वांटिटी है 45 सेकेंड है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, यूनिट कट जाएगी क्योंकि सेम बन चुकी है। 5 से यदि मैं काटूं यहां पर, ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। उसके बाद में ये दोनों 3 से कट रहे हैं, ये 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। उसके अलावा कुछ और कैंसिल आउट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ऊपर तो क्या रहा मेरे पास, ऊपर रहा 20 मल्टीप्लाई में 5 और जो नीचे रहा वो रहा मेरे पास केवल 3, ये आ गया 3। तो ये बन गया 100 डिवाइड बाय 3। तो इसका जो रेशो आया वो क्या आया, 100:3। ये इसकी सिंपल फॉर्म आ गई, सॉरी 100:3 इसकी सिंपल फॉर्म यहां पर आ चुकी है, इसको रेशो में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सेम काइंड चेक करना है, यूनिट चेक करनी है, यूनिट कन्वर्ट करनी है, उसके बाद आंसर लिखना है। चलिए, अब यहां पर काफी बच्चों के डाउट रहेंगे कि सर मुझे कैसे पता रहेगा किसके अंदर कितनी सेकंड्स हैं, या फिर किलोग्राम से ग्राम में कितना किस तरह से रहेगा, ये मुझे कैसे पता रहेगा।
तो चलिए इसके लिए अपन एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको फिर फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप कन्वर्जन याद रखोगे चार्ट के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट की। इसके लिए लेंथ के लिए, लेंथ वाली जो अपनी क्वांटिटी है जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके लिए अपन चार्ट बनाएंगे। तो यहां पर देखो चार्ट में मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, एब्रीवेशन लिख रहा हूं। मीटर, यहां पे मैं इनके आपको नाम बताऊंगा। डीएम ये है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है उतना ही मैं आपको करवाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपका मैथ्स का केवल सीए फाउंडेशन तक ही रहने वाला है रिलेशन, तो आगे आप मैथ्स को शायद ना देख पाओ, तो जितना है उतना ही लिखाऊंगा, ठीक है? मैथ ये हो गया एब्रीवेशन किसके लिए? मीटर के लिए। ये हो गया यहाँ पर डेसीमीटर। यदि उसको क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो वो डेसीमीटर वाली यूनिट यूज कर लेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर, ठीक। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, इसके बाद में आ जाता है DAM, डेकामीटर। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ HM, हेक्टामीटर। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ KM, किलोमीटर। ठीक है, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए, जनरली लेंथ के लिए यूज़ होता है। डिस्टेंस के लिए किलोमीटर से आगे की जो बड़ी यूनिट्स हैं, किलोमीटर हो गया, माइल हो गया, वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान रखना, यदि आप इस तरह से जा रहे हैं तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन बन जाएंगे, ठीक है? और आपको इस तरह से यदि आप जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से इनको यूज़ करना है, किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। अभी के लिए आप केवल नोट डाउन कीजिए कि यदि मैं इस तरह से जा रहा हूँ, किलोमीटर से आगे के यूनिट्स पे जा रहा हूँ, तो मुझे सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। और यदि मैं इधर से आ रहा हूँ, मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाऊँगा, तो आपको सिंपल डिवाइड करते जाना है 10 से। डिवाइड डिवाइड ये करते जाना है। तो चलिए सबसे पहले एक समझ लेते हैं किस तरह से इस चार्ट का अपन यूज़ करेंगे, ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए चार्ट अच्छे से, फिर अपन समझते हैं किस तरह से इसको करना है। तो फटाफट से एक बार चार्ट बना लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सपोज मान लो मुझे मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, कि भाई मुझे ये निकालना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये मुझे चेक करना है। तो आप किधर जा रहे हो? आप मीटर से जा रहे हो सेंटीमीटर की तरफ, इस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट में जा रहे हो आप। तो देखो आपको क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपको पहली जंप लगानी पड़ेगी, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और दूसरी जंप के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो आपको 2 10 मल्टीप्लाई करने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या मिल गया मुझे? सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर आ गया 100 सेंटीमीटर। इजीली निकल गया, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि मैं मीटर से जा रहा हूं मिलीमीटर पे, तो सिंपल वही, कितनी जंप करनी है हमें? 3 जंप करनी है। तो 1 मीटर के बाद में यदि मुझे मिलीमीटर तक पहुंचना है तो 3 जंप करनी है, मतलब 1000 मिलीमीटर तक पहुंच जाऊंगा। तो 1 मीटर के अंदर कितना हो गया? 1000 मिलीमीटर। किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक? इतना समझ में आया? चलिए, किलोमीटर से यदि आपको मीटर पे जाना है तो सिंपल आप कितनी जंप करोगे? एक जंप 10, दूसरी 10, तीसरी 10, तब जाकर पहुंचूंगा मैं मीटर पे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए मुझे 3 बार जंप करनी पड़ी, मतलब 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यहां पर निकल कर आ गए। तो इस तरीके से आप यहां पे यूज कर सकते हो। ये तो रही बात कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट में।
तो मल्टीप्लिकेशन का किस तरह से यूज करूंगा वो हो गया। अब अपन बात करेंगे कि भाई डिवाइड का किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, वो अपन सीखेंगे। इतना समझ में आ गया। चलिए अब डिवाइड का किस तरह से यूज करेंगे, देखो डिवाइड किस तरह से यूज होने वाला है। देखो मुझे जाना है, इधर से आना है और मैं जाता हूं कि सेंटीमीटर से मुझे मीटर पे पाना है, सेंटीमीटर से मुझे मीटर पे जाना है। तो मुझे निकालना है कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे जंप कितनी करनी है, 1 और 2। मुझे एक जंप ये करनी है और एक जंप ये करनी है। तो इसका मतलब मुझे एक 10 से यहां डिवाइड करना है और एक 10 से यहां डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको लिख दूं इस तरीके से, एक 10 से ये डिवाइड करना है और एक और 10 से ये डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड हो गया 10 से, 1/10 1/10 दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर से आऊंगा मैं, बीच में एक और जंप लगानी पड़ेगी, तब जाके मैं यहाँ पे मीटर पर पहुंच पाऊंगा। तो मुझे 2 बार जंप लगानी पड़ेगी, इसका मतलब 2 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर आ गया, 1/100 मीटर। तो इस तरह से आप डिवीजन वाला जो है वो यूज करोगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट जाते हो। तो यदि मुझे मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो सिंपल क्या लिखूंगा कि भाई मुझे मीटर से किलोमीटर पे जाना है, तो कितनी जंप लगा रहा हूं मैं नीचे से, देखो इधर इधर जा रहा हूं मैं, तो एक जंप ये लगाया, दूसरा जंप ये लगाया, तीसरा जंप ये लगाया। तो दैट मीन्स 3 बार मुझे डिवाइड करना रहेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा इसको, 1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर से मैं किलोमीटर पे पहुंच गया और डिवाइड बाय 1000। तो बताओ बच्चों, ये चार्ट आपके लिए इजी है, आप यहां से कन्वर्जन कर सकते हो किसी भी यूनिट में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, किसी भी यूनिट में कन्वर्जन आएगा क्वेश्चन में, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो कोई याद रखने की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये चार्ट याद रखो, ठीक है। क्या क्या रहेगा, सबसे पहले किलोमीटर, फिर उसके बाद एचएम हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर DAM डेकामीटर, फिर आ गया आपका मीटर, फिर आएगा आपका DM डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। इतना तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, इसमें आगे पीछे मत कर देना। कंफ्यूजन बच्चे यहाँ पे करते हैं DAM और DM में, तो ध्यान रखना वो डेसी है। तो देखो डेसी, सेमी, मिली ये सब एक साथ जा रहे हैं, कैसे साउंड कैसे कर रहे हैं, डेसी, सेमी, मिली, तो ये सब एक साथ जा रहे हैं। और इधर देखो आप, डेका, हेक्टा, किलो, ये सब एक तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। तो इस तरह से याद रखो, मीटर को सेंटर में रखना है। क्लियर है। तो ये तो रही बात आपकी किसकी, लेंथ की। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो वेट के लिए अपन चार्ट बना सकते हैं इसकी हेल्प से। वहां पे ये HDA, ये हेक्टा, डेका, ये एब्रीवेशन आगे यूज होंगे, बस वहां पे मीटर की जगह किलोग्राम, ग्राम यूज कर लूंगा मैं वहां पे, ठीक है। जी, ग्राम वहां पे बेस यूनिट रहेगी, ग्राम वहां पे यूज कर लूंगा, जी वाला सिंबल, जैसा कि यहाँ पे M सब में यूज हो रहा है, देखो वहां पे जी में यूज कर लूंगा सबके लिए। तो चलिए बात करें, वेट के लिए भी यहां से मैं कर सकता हूं, तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करूं, वेट बोल दो या मास बोल दो, वहां पे मैं उसके लिए यूनिट कन्वर्जन कर लूंगा। तो चलिए बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए। चलिए अब बात करते हैं वेट वाले चार्ट के लिए। वेट वाले चार्ट में हम कैसे बनाएंगे, वहां पे मैंने क्या बताया था, जी वाला सिंबल जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राम को, वो एज ए सेंटर रहेगा। फिर यहां पे वही चलेगा, क्या चलेगा बताओ, जी के बाद डेसी, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। इधर यदि बात करूं तो डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम, एब्रीवेशन वही है, सेम में सेम रहता है, ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है। यहां पे आप हेक्टाग्राम यूज कर सकते हो, यहां पे किलोग्राम यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे ये हो गया डेसी ग्राम, ये हो गया आपके लिए सेंटी ग्राम,
और ये हो गया मिलीग्राम। क्लियर बच्चों? वही सेम चीज है, इधर से आप इधर जाओगे तो वही आपको 10 से मल्टीप्लिकेशन वाली जंप लगानी पड़ेंगी। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और यदि आप इधर से आते हो तो आपको वही यहाँ पर डिवीजन वाली जंप लगानी पड़ेंगी। डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, 10, 10, डिवाइड बाय 10। क्लियर है? सेम चार्ट है, कोई इशू नहीं है। एक चार्ट याद है, दूसरा चार्ट, तीसरा चार्ट आप खुद से बना सकते हो। ये सब में एब्रीविएशन एच, डी ए, के, डी, सी, एम ये सब में सेम रहेंगे, बस बेस यूनिट बीच की जो है यहाँ पे वेट के अंदर, मास के अंदर ग्राम में चेंज हो जाएगी। तो यूज़ करना बता ही दिया, किस तरीके से मल्टीप्लाई यूज़ करना है, किस तरह से ग्राम यूज़ करना है। यदि आपको ग्राम से किलोग्राम पे जाना है तो आप क्या करोगे, ग्राम से मुझे मान लो जाना है किलोग्राम पे, तो आप किधर से आ रहे हो, आप जा रहे हो इधर से आ रहे हो, राइट से लेफ्ट में जा रहे हो, तो मुझे किसको प्रेफर करना है, किसको यूज़ करना है, डिवीज़न को यूज़ करना है। कितनी बार जंप करना पड़ रहा है, 1, 2, 3 बार जंप कर रहा हूँ, तब जाके मैं वहाँ पे पहुँच पा रहा हूँ। तो 1 ग्राम के अंदर क्या हो जाएगा, 3 बार जंप करना है तो ये किलोग्राम तक पहुँच जाऊँगा। तो 1 ग्राम के अंदर 1/1000 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये आपका मास का चार्ट रहा, जहाँ से आप यूनिट कन्वर्जन इजीली कर सकते हो। और भी दूसरा यदि अपन देख सकते हैं, मुझे यहाँ से डेका से डेसी पे जाना है, डेका से डेसी पे जाना है, तो कितनी बार जंप कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ लेफ्ट से राइट साइड। ये ध्यान रखना सीक्वेंस का, किस तरफ अपन जा रहे हैं। अपन डेका से डेसी पे जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि डेकाग्राम में कितना डेसी ग्राम होता है। मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करना है। कितना जंप हो रहा है, 1 और 2 जंप हो रहा है वहां पर, तो इसका मतलब ये 100। तो अब इसको अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब अलग से हर चीज याद करने नहीं बैठेंगे, कंसेप्चुअल वाइज चलना है। तो इस तरह से चीजें याद रखनी है। कंपटीशन एग्जाम जो होता है वहां पे चीजें इसी तरीके से पता होनी चाहिए। इवन आपको 25 तक के स्क्वायर भी मैं लिखवाऊंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, मुंह जवानी। हर चीज़ आप कैलकुलेटर से नहीं करोगे, कैलकुलेटर अलाउड है सीए फाउंडेशन के पेपर में। दैट मीन्स कि आप, ये नहीं है कि हर चीज़ आप 2+2 कर रहे हो तो भी कैलकुलेटर कर रहे हो, उसमें भी तो टाइम लगता है। कैलकुलेटर में 2 प्रेस करोगे, प्लस प्रेस करोगे, 2 प्रेस करोगे, फिर आंसर आएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो हर कैलकुलेशन में आपको हमेशा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, माइंड में यूज़ करना है। माइंड में चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी स्पीड अच्छी से बन पाएगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। 2 की पावर्स पहले से पता होनी चाहिए। 2 की पावर्स 10 तक की वैल्यू क्या होती है वो पहले से पता होनी चाहिए। 25 तक के स्क्वायर्स आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। स्क्वायर से आपका फ़ायदा ये होगा कि स्क्वायर रूट भी आप याद रख पाओगे। नंबर्स डायरेक्ट देखा कि भाई 225 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है 225 का। नॉर्मल आपको याद है तो आप बोल सकते हो 15। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया वेट और मास का चार्ट। यहाँ से आप किसी भी यूनिट से इधर उधर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, यही यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कैपेसिटी, एक लेटर में भी आपसे वो पूछ लेगा। तो कैपेसिटी की यदि मैं बात करूँ, कैपेसिटी में जो बेस यूनिट रहेगी वो लीटर रहेगी, एल लीटर। ठीक है, तो लीटर हो गया, यहाँ पे फिर वही डेसी लीटर हो गया, सेंटीलीटर हो गया, मिली लीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो गया डेका लीटर, ये आपका हो गया हेक्टा लीटर, ये आपका हो गया किलो लीटर। सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, इधर जाऊँगा 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर जाऊँगा तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। और इधर यदि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, नाम लिखने की रिक्वायर है क्या इनकी, ये लीटर हो गया, ये डेसी लीटर, ये सेंटी लीटर, ये मिली लीटर। कुछ यूनिट्स तो ऐसी होंगी जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, 10 तक नहीं पढ़ी होंगी कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं 10 तक, क्या ये भी एग्जिस्ट करती हैं क्या, है ना? तो करती हैं भाई,
आप तालाब में रह रहे हो, केवल आसपास की मछलियों के बारे में जानते हो, बाहर निकल के देखोगे तो हाँ भाई मगरमच्छ भी एग्जिस्ट करता है, घड़ियाल भी एग्जिस्ट करता है। आपने तालाब में नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये वाली यूनिट्स भी। फिर आप पेपर में बोलते हो कि सर ये चीज़ नहीं आ गया आउट ऑफ सिलेबस। भाई जब पढ़ाई नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस कैसे, पहले देखो तो सही, ठीक है ना। ये होता है डेकालीटर, ये हेक्टालीटर, ये किलोलीटर, ठीक है। यहां पर ये इनके एब्रीवेशंस का फुल नेम है। सेम इधर से इधर आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 10, ठीक है। इधर डिवाइड बाय 10, इधर डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, ठीक है। इस तरह से आपको रखनी है। तो टेबल सिमिलर हैं, बस केवल बेस यूनिट का फर्क है लीटर का, ठीक है। ये हो गया। लीटर से आपको मिलीलीटर पे जाना है सपोज, तो आप सिंपल क्या करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हो। अब तो कितनी बार जंप लगा रहा हूं, इधर से जा रहा हूं लेफ्ट से राइट में, तो 3 बार जंप लगा रहा हूं, तो दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर, क्लियर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कैपेसिटी क्यूब के अंदर भी रिप्रेजेंट की जाती है, तो एक चीज यहां पे ये याद रखना, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर। ये कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है, नॉर्मली तो नहीं पूछेगा, बट कभी पूछ ले तो मीटर क्यूब वाला याद रखना कि मीटर क्यूब वाला जो होता है ये 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट कन्वर्जन रही। अब टाइम वाली यूनिट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। तो टाइम वाली तो नॉर्मली अपन को पता ही है, 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 1 मिनट के अंदर कितनी सेकेंड्स होती हैं। उसको भी यदि अपन चार्ट से बनाना चाहे तो नॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पर लिख लिया मैंने आवर, यहाँ पर मैंने लिख लिया मिनट, ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया मैंने सेकेंड्स। उसको भी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल इधर जा रहे हो 60 से, इधर जा रहे हो 60 से, इधर जा रहे हो डिवाइड बाय 60, इधर आ रहे हो डिवाइड बाय 60। अब आप देखो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, सर 60 मिनट। मैं बोलूँ 1 घंटे के अंदर कितनी सेकेंड्स, तो मुझे 2 बार जंप करना है, 60 × 60, 3600 सेकेंड्स। मैं बोलूँ कि इधर जा रहा हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर जा रहा हूँ तो ये डिवाइड हो गया। मैं बोलूँ कि सर बताओ कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी आवर्स आएंगे, तो सिंपल मुझे 2 बार जंप करनी है इस तरीके से, तो ये आवर हो गए, ठीक। तो ये चीजें अपन को याद रखनी है। एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, सबको पता है, ठीक है। यदि डे वाली चीज़ आती है तो वो आवर्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन यूनिट वाला रहा पूरा चार्ट। यहाँ पे लेंथ का देख लिया अपन ने, वेट का देख लिया, कौन कौन सी यूनिट्स होंगी यूज़ में, कैपेसिटी देख लिया अपन ने, टाइम देख लिया। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अरेज नहीं होगा कि यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करें सर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन करने का। ये अपन ने कर ही लिया, 150 ग्राम 2 किलोग्राम वाला, 25 मिनट और 45 सेकंड वाला भी कर लिया अपन ने, ठीक है। ये कीजिए, यहाँ पर रेशो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशो ऑफ 4 kg एंड 500 ग्राम। इसमें कीजिए क्या आंसर आएगा आपका। ये तो अपन ने कर ही लिया था, कितना आंसर आया था इसका, 3:40, ठीक है।
150 ग्राम और 2 किलोग्राम वाला तो क्वेश्चन कर ही चुके हैं ना अपन, अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ 4 kg एंड 500 ग्राम। देखो कैसे करेंगे, किसी में भी चले जाओ आप, किलोग्राम से ग्राम में चले जाओ या ग्राम से किलोग्राम में चले जाओ। अब देखो किलोग्राम से ग्राम में जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो टेबल कुछ इस तरह से थी, यहां पर किलोग्राम था, उसके बाद हेक्टाग्राम था, फिर डेकाग्राम था और फिर ग्राम था। तो मुझे जा रहा हूं किलोग्राम से ग्राम की तरफ, तो लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई यूज करेंगे। कितनी बार जंप लगानी है, 1 2 3 बार जंप लगानी है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 किलोग्राम में कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। पता चल गया कन्वर्जन कौन सा यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। काइंड अपन ने देख ही लिया, दोनों वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट अलग अलग थी, उनको सेम बनाएंगे। उसके लिए कन्वर्जन अपन ने निकाल ही लिया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब इसको चेंज कर लो, 4 किलोग्राम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, और दूसरा जो था वो 500 ग्राम। क्लियर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 500 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या रहता है, 4 2 जा 8, नीचे क्या बचा 1। तो इसका जो आंसर आएगा 8:1 यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखो 8:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1:8 पे क्लिक नहीं करना है, ऑर्डर अपना जो आ रहा है वो है 8:1, तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने कर ही लिया। 25 मिनट एंड 45 सेकेंड क्या आंसर आया था इसका, 100:3 यही आया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और, यहाँ पे अपने आगे के टॉपिक्स रह गए थे रेशो के अंदर। आते हैं अपनी वापस से जहाँ पे अपन ने छोड़ा था। यहाँ पर थे अपन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशो अपन पढ़ेंगे कि रेशो के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के रेशो होते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहला आप जो है टाइप देख पा रहे हैं वो है यहाँ पर इनवर्स रेशो, कि भाई इनवर्स रेशो क्या होता है, ठीक है। तो इनवर्स रेशो कुछ नहीं होता है, पहले जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है कि इनवर्स रेशो क्या होता है, यदि मेरे पास A:B है, उसका यदि मैं इनवर्स रेशो निकालना है तो मैं जस्ट इसका रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। कैसे, यदि मेरे पास एक रेशो है 2:3 और मुझे इसका इनवर्स रेशो निकालना है, तो जस्ट अपन को टर्म्स को इंटरचेंज करना है, इसको पहले लिख देना है, इसको बाद में लिख देना है, 3:2, ठीक है। फ्रैक्शन में वही चीज कहना चाह रहा है ये, तो ये इस तरह से चीजें हो गई, टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी, आगे पीछे हो जाएंगी, सेकंड वाली फर्स्ट टर्म बन जाएगी, फर्स्ट वाली सेकंड टर्म बन जाएगी। तो ये अपना होता है इनवर्स रेशो, ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, बस दिमाग में याद रखना कि इनवर्स रेशो क्या होता है। A:B दे रखा है तो उसका जो इनवर्स रेशो हो जाएगा वो B:A हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपाउंड रेशो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे, ठीक है। MCQs में एक आधी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कंपाउंड रेशो से। तो कंपाउंड रेशो क्या होता है वो देखते हैं। देखो कंपाउंड रेशो क्या होता है, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा जो मेरे पास रेशो होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट रेशो निकालना है, उन सबको मल्टीप्लाई करके रेशो को, और एक रिजल्टेंट रेशो निकालना है, उसको बोलेंगे अपन कंपाउंड रेशो। जैसे सपोज मेरे पास एक रेशो है A:B, एक रेशो है मेरे पास A:B है, दूसरा मेरे पास रेशो है C:D ले लेते हैं, जनरल फॉर्म में बात कर लेता हूँ, एक है A:F। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, एक का कंपाउंड नहीं निकाल पाएंगे, मिनिमम 2 रेशो तो हो ही हो, 2 से ज़्यादा कितने ही हो चलेंगे। तो कैसे करूंगा, देखो इसको फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा, A/B, इसकी फ्रैक्शन C/D और इसका फ्रैक्शन E/F। ये E है यहाँ पर, ठीक है, ये D है यहाँ पर, ये C है। तो कंपाउंड रेशो के लिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दो सबको, ऊपर जो आंसर आया वो आया ACE और नीचे जो आंसर आया वो आया BDF। ये अपना कंपाउंड रेशो है। ये तो रही बात आपकी जनरल फॉर्म की,
ठीक है, जनरल फॉर्म में अपन किस तरह से करेंगे। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसमें कि एग्जाम्पल अपन किस तरह से करने वाले हैं। क्या अपना एग्जाम्पल रहेगा, चलिए तो देखो सपोज यदि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 2:3 एंड 4:5 एंड 8:16। मुझे इनका कंपाउंड रेशो निकालना है, इन तीनों का। 3 रेशो दे रखे हैं, इन तीनों रेशो का मुझे कंपाउंड रेशो निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो। देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम और ये हो रहा है 8 टाइम्स। 8 से ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहा है। और कुछ कैंसिल आउट होंगे नहीं होंगे। ऊपर क्या बचा, 1 4 और ये 1, तो मतलब ऊपर जो बचा है वो केवल 4 बचा है। नीचे देखो 3 और 5 बचा है। 3 × 5 कितना होता है 50। तो इन तीनों का जो कंपाउंड रेशो रहा वो रहा 4:50। ये आपका आंसर है। आया समझ में। एग्जाम से चीजें तो एग्जाम्पल से थोड़ी चीजें अपनी क्लियर हो जाती है कि भाई सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है, लाइन क्या कहना चाह रही है। तो आई थिंक एग्जाम से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन कंपाउंड रेशो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट टाइप पे, जो है आपका डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं डुप्लीकेट रेशो की। देखिए डुप्लीकेट रेशो, जैसे कि सपोज ये क्या बोलना चाह रहा है कि मेरे पास एक रेशो है A:B और मुझे उसका डुप्लीकेट निकालना है। कैसा निकालना है, डुप्लीकेट रेशो। यहाँ पर टर्म्स पे याद रखना, डुप्लीकेट रेशो की बात कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं होगा, सिंपल आपको इन टर्म्स का स्क्वायर कर देना है। जो टर्म्स दे रखी हैं उनका सबका स्क्वायर कर देना है, दोनों टर्म्स का, और जो रेशो निकल कर आएगा वो डुप्लीकेट रेशो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रेशो है 2:3 और मुझे इसका निकालना है यहां पर डुप्लीकेट रेशो। तो क्या रहेगा डुप्लीकेट रेशो, 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर। तो ये क्या रहा, 2 का स्क्वायर रहा 4 रेशो 3 का स्क्वायर रहा यहां पर 9। तो ये अपने पास रेशो आ जाएगा 4:9। ये क्या है, डुप्लीकेट रेशो है 2:3 का। क्या है, 4:9। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो की। तो ट्रिप्लीकेट रेशो में कुछ नहीं करना, सेम कहानी है, बस वहां पे स्क्वायर किया था, यहां पे क्यूब करना है। A³ रेशो B³। अच्छा, कभी किसी को दिक्कत होती है कुछ स्टूडेंट्स को कि सर ये स्क्वायर का क्या मतलब रहा, ये 4 कैसे आया। तो देखो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वो जो नंबर है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जो नंबर है नीचे वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितना ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार अपने आप में। तो 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार, 3 3 जा 9। क्लियर है ये चीज़ें। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो यहाँ पे वो भी अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी बच्चों को लेकर चलूँगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को पता होगा तो वो मनी मन बोल सकता है कि सर ये क्या बता रहे हो बच्चों वाली चीज़ें। तो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए है ये। चलिए अब A³ और B³ ये जो आ गया वो आ गया यहाँ पर ट्रिप्लीकेट रेशो। यदि मेरे पास 2 टर्म्स हैं, उनका रेशो है A:B, तो जो ट्रिप्लीकेट रेशो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर A³ रेशो B³। ठीक है, चलिए यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ। मेरे पास एक रेशो है 2:3 और मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशो। तो कैसे निकालूंगा, 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब।
तो क्या रहा, मतलब 2 का क्यूब का मतलब तो क्या हुआ, 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके मुझे दे देगा 8। 3 का क्यूब का मतलब क्या रहा कि ये जो 3 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मुझे दे देगा यहाँ पे 27। तो ये जो इसका जो आंसर आया वो आया 8:27। तो 2:3 का जो ट्रिप्लीकेट रेशो आया वो आया 8:27। ठीक है, तो अपन का डुप्लीकेट रेशो हो गया, अपना ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया यहाँ पर। ठीक है, कंपाउंड रेशो समझ आ गया, इनवर्स रेशो समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशो के बाद में है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, नेक्स्ट टाइप है अपना सब डुप्लीकेट रेशो। चलिए अब ये क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो होता है, देखो इसने क्या दिया हुआ है, A/B एक मुझे रेशो दिया हुआ है, तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, सिंपल इनका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, ये अपन को कर देना है और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो उसका आंसर होगा। क्लियर हो गई चीजें? जैसे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं यहां पर ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर 4:9, मुझे इस रेशो का सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है। तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, ये होता है 3। तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो आ गया 2:3। अब यहां पे कुछ को दिक्कत होगी कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सर आपने 2 क्यों लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आपने सर 3 क्यों लिख दिया? तो वो इसलिए लिखा, मुझे एक चीज बताओ, 2 का जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो क्या आंसर आ रहा था, 4, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 4 मिल रहा था। ऐसे ही 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या होती है कि भाई मुझे 4 है, 4 का यदि स्क्वायर रूट करूंगा तो वो क्या होगा, ये बेस क्या है 2। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट करूंगा, इसका मतलब 3। मतलब यदि मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे ये चेक करना है कि 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे ये देखना है कि किस नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे 4 मिल जाए, वो उसका आंसर होगा। तो यहां पे मैंने चेक किया कि भाई 2 को यदि मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो दैट मीन्स जो नंबर 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट हो गया। 9 के लिए मैंने चेक किया कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे 9 मिल जाए। दैट मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 9 मिलेगा, तो जो नंबर 3 है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब यहां पे 2 बार ही क्यों, या आप इंडाइसेस में जब अपन पढ़ेंगे तब वहां पे मैं बताऊंगा कि यहां पे मैं 2 बार ही क्यों ले रहा हूं, 3 बार क्यों नहीं ले रहा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं 4 मिले, 2 ही क्यों मैंने लिया। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट का मतलब जो पावर में होता है वो 1/2 होता है। तो नीचे क्या आ रहा है 2, मतलब मुझे 2 बार ही देखना है। ये अपन इंडाइसेस में क्लियर करेंगे इसको इस तरह से क्यों लिखा गया है। अभी आप इतना समझिए, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो मिलेगा, वो नंबर उसका आंसर होगा। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है, तो ये होता है अपना सब डुप्लीकेट रेशो और इस तरह से वो निकाला जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कैलकुलेटर आपके पास होता है, वहां आप देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकाल के क्या आएगा। लेकिन यदि यही चीज मेरे माइंड में है, मुझे पता है कि भाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक है ना, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है वहां पे स्क्वायर रूट निकालने का, आप वहां से निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अपन सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ये क्या होता है, जस्ट जो काम यहां पे किया है वो काम यहां पे करना है। वहां पे स्क्वायर रूट निकाला था, यहां पे क्यूब रूट निकालना है। मतलब यहां पे क्या है, देखो पावर में नीचे 3, इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा, तो वो नंबर उसका आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी इतना समझ में आ गया, सब डुप्लीकेट समझ में आ गया।
सब ट्रिप्लिकेट में देखो, यदि मैं यहां पर ले लेता हूं 8:27, ये मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे इसका निकालना है सब ट्रिप्लिकेट। तो जैसा कि यहां पर बताया गया है कि A:B का सब ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बोलते हैं। यहां पर यदि 3 लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्यूब रूट, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो स्क्वायर रूट, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है ना उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 माना जाता है। ये जो पावर 1/2 है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 मानी जाती है, लिखी नहीं जाती है, उसको अंडरस्टूड है कि हाँ ये स्क्वायर रूट है। यदि 3 लिखा हुआ है तो ये क्यूब रूट है। क्या है ये, क्यूब रूट। ठीक है, इधर की बात करूं तो सब ट्रिप्लिकेट ये हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका यदि मुझे निकालना है सब ट्रिप्लिकेट तो मैं क्या करूंगा, 8 का क्यूब रूट निकालूंगा, 27 का क्यूब रूट निकालूंगा। क्यूब रूट का मैंने मतलब बताया कि भाई 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए मैं ये चेक करूंगा कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। 3 बार क्यों लिया, क्योंकि क्यूब रूट है। तो 2 को यदि मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 2 × 2 × 2 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो दैट मीन्स इसका जो क्यूब रूट है वो क्या हो गया, नंबर 2। क्योंकि नंबर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो इसका मतलब 8 का जो क्यूब रूट हो गया वो हो गया 2। क्लियर। अब 27 के लिए देखो कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 मिलेगा, तो वो नंबर है 3। 3 को यदि मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो मुझे ये 27 मिल गया। दैट मीन्स 27 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा यहाँ पर 3। तो ये अपना सब ट्रिप्लिकेट रेशो आ गया कि भाई 8 क्यूब रूट और 27 क्यूब रूट, जो आंसर आया वो आया 2:3। ये मुझे यहाँ पे सब ट्रिप्लिकेट रेशो मिल गया इसका, 8:27 का। तो आई थिंक कुछ हद तक चीज़ें डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट में समझ में आई चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एक 25 तक के स्क्वायर्स की एक चार्ट बनवा देता हूँ जहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ चीज़ें अपन को पता रहेगी कि हाँ, वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर है बड़ी नंबर का, आप वहाँ से निकाल सकते हो, बट जितना हो सके अपन लर्न रखेंगे छोटे छोटे नंबर्स का। तो अपन को एज पता होना चाहिए कि ये नंबर देखा और मुझे पता चल जाए कि स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसके पॉइंट्स हैं उस पर आऊँगा। ठीक है, या फिर पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ऐसा करते हैं, पहले पॉइंट्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं चार्ट लिखवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, ये मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से। पहला पॉइंट मुझे दिया हुआ है कि ए रेशो बी इज सेट टू बी ग्रेटर इन इक्वलिटी। कब, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी। अब इसको अजीब सा लग रहा है ना पढ़ने में, समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या है और क्या नहीं है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मुझे एक रेशो दिया हुआ है और मुझे बोला कि भाई ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होती है। क्या, ग्रेटर इनइक्वलिटी। वो तो आपका टाइप्स तक खत्म हो गया, सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट तक खत्म हो गया। ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होती है, तो यहां पर ध्यान रखना, यदि ये ए वाली जो टर्म है ये यदि बी से ग्रेटर है तो मैं बोल दूंगा कि ये जो रेशो है वो कैसा है, ग्रेटर इनइक्वलिटी का। देखो इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस हुआ, जैसे कि मान लो यहां पर दोनों टर्म्स बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल रेशो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों टर्म्स ही बराबर हैं, जैसे कि 3:3, 1:1, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो 1:1 ही रहेगी हमेशा। तो वो होगा इक्वल रेशो कि दोनों टर्म्स बराबर हो गई, दोनों टर्म्स की एक ही वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे इक्वल रेशो। लेकिन यहां पर इनइक्वलिटी की यदि बात करता हूं तो यहां पर दो चीजें होती हैं कि यदि ए बड़ा है तो उसको बोलूंगा ग्रेटर इनइक्वलिटी। फॉर एग्जांपल यदि मैं 5:3 की बात करूं तो यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा है 3 से, तो ये कैसी इनइक्वलिटी हुई, रेशो तो है बट वो कैसी इनइक्वलिटी में है, ग्रेटर इनइक्वलिटी के अंदर है। तो इक्वलिटी का मतलब समझ में आया, इनइक्वलिटी का कि भाई दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, जो बड़ी होगी, पहली वाली टर्म बड़ी है तो उसको ग्रेटर बोल देंगे, और यहीं पे यदि पहली वाली टर्म छोटी है तो उसको बोल देंगे लेसर इनइक्वलिटी। ठीक है, यहीं पर यदि मैं बात करूं कि ए यदि छोटा है बी से तो इसको बोल दूंगा मैं
लेसर इनइक्वालिटी। भाई इक्वल तो है नहीं, इक्वल होता तो सिंपल में बोल देता इक्वल रेशो, तो यहाँ पे लेसर इनइक्वालिटी है। लेसर का मतलब एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ तो यदि ये मैं इसका इन्वर्स रेशो ले लेता हूँ 5:3 का 3:5, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो छोटा है, 5 बड़ा है, सेकंड वाली टर्म बड़ी आ गई इस टाइम, तो ये हो गया अपना लेसर इनइक्वालिटी। ठीक है, टर्म्स क्लियर हो गई। इक्वल रेशो क्या होते हैं, इनइक्वालिटी का मतलब वहां पे दो केस बन जाते हैं इनइक्वालिटी के अंदर, एक ग्रेटर वाला एक लेसर वाला। ग्रेटर कौन सा होगा, यदि पहली वाली टर्म बड़ी है तो वो ग्रेटर होगा, और यदि दूसरी वाली टर्म बड़ी है तो वो लेसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है कॉमेंजुरेबल, एक लिखा हुआ है इनकॉमेंजुरेबल, ये क्या होता है तो ये समझते हैं। देखो कॉमेंजुरेबल और इनकॉमेंजुरेबल का मतलब क्या है। जैसे मेरे पास एक रेशो है √4 √9, या क्यूब रूट है 4 का, क्यूब रूट है 9 का। यहां पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं, मतलब इसको मैं एज ए 2 लिख पा रहा हूं, इसको मैं एज ए 3 लिख पा रहा हूं, मतलब मैं इनके ऊपर से ये स्क्वायर रूट हटा पा रहा हूं, इनको सोल्व कर पा रहा हूं। तो ये जो रेशो है ये कहलाएंगे अपने कोमेंजुरेबल। ठीक है, कौन से, कोमेंजुरेबल रेशो यहां पर कहलाएंगे। चलिए पढ़ते हैं लैंग्वेज। इफ द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये जो 2 और 3 है वो क्या है, इंटीजर्स ही तो है। इंटीजर्स का मतलब समझते हैं ना, इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको इन टॉपिक्स के बाद में समझा दूंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी आप ये समझिए कि ये जो 2 और 3 हैं ये इंटीजर्स हैं, तो मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया सिंपल नंबर्स में 2 और 3 में, तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो कहलाएंगी यहाँ पर कोमेंजुरेबल। ठीक है, चलिए अब यदि सपोज मानो मेरे पास एक रेशो है √2 और √3, ठीक है, ये रेशो है, तो मैं इनको सोल्व नहीं कर पाऊंगा आगे, मतलब इस तरह से नहीं लिख पाऊंगा कि एक फिक्स क्या नंबर आएगा, इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा। इसकी जो वैल्यू है वो 1.414 आगे कंटिन्यूस चलती जाती है, इसकी वैल्यू है वो भी समथिंग डेसिमल में आएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 729 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनको इंटीजर में नहीं लिख पाऊंगा, डेसिमल फॉर्म में आएंगे ये, ना कि इंटीजर फॉर्म में। तो ऐसे वाले रेशो जिनको मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, आगे इंटीजर में नहीं लिख पा रहा हूं, उनको मैं बोलूंगा इनकॉमेंजुरेबल। क्या बोलूंगा उनको, इनकॉमेंजुरेबल। इवन एक टर्म भी सोल्व नहीं हो पा रही है तो भी इनकॉमेंजुरेबल। यदि आप बोलो कि सर मैंने ऐसा लिख दिया तो सर मैं इसको तो सोल्व कर पा रहा हूं बट इसको सोल्व नहीं कर पा रहा, तब भी ये इनकॉमेंजुरेबल ही है। यहां पर मैं दोनों टर्म्स में से किसी एक को भी यदि मैं ढंग से इंटीजर में नहीं लिख पा रहा, सोल्व नहीं कर पा रहा, तो वो इनकॉमेंजुरेबल वाली कंडीशन में आएंगे। तो ये दोनों किस में हो गए, इनकॉमेंजुरेबल। क्लियर आ गई बातें समझ में? तो यदि रेशो की टर्म्स को मैं इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा तो मैं इनको बोलूंगा इनकॉमेंजुरेबल। ठीक बात। चलिए अब एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, आपके लिए भी। तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बता ही दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक नंबर, कोई भी एक नंबर जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि 5 kg है तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आ गया, एक नंबर होगा। तो 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन तो रेशो, सिंपल रेशो हो गया। 2 से ज़्यादा का भी सिंपल रेशो ही है, लेकिन 2 से ज़्यादा वाले को एक नया नाम दे दिया, कंटिन्यूड रेशो। क्या नाम दे दिया, कंटिन्यूड रेशो। यदि 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को आप एक साथ कंपैरिजन करते हो तो वो एक नई टर्म उसके लिए यूज कर ली, कंटिन्यूड रेशो। किस तरीके से देखेंगे उसको देखो।
चलिए, तो कंटिन्यूड रेशो में किस तरह से देखेंगे। सपोज मान लो मुझे 3 क्वांटिटीज़ हैं सेम काइंड की, 100 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ है। ये मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। वही शर्त है, यहाँ पर तीनों सेम काइंड की होनी चाहिए। ये यहाँ पर रुपीज़ दिखा रहा है, मनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं तीनों, ठीक है। तीनों की यूनिट सेम है, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब रेशो निकाल सकते हैं। तीनों को कंपेयर करूंगा एक साथ, तो इस तरह से मैं इनका रेशो लिखूंगा यहाँ पर, इस तरह से। तो अब इसमें क्या होगा, अभी फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख नहीं सकता, 3 को कैसे लिखूंगा, तो नॉर्मल इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। ये हो गया 100, 200 और 400। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 0 ये कैंसिल आउट हो गई, 2 0 ये कैंसिल आउट हो गई, और 2 0 ये कैंसिल आउट हो गई। ये आ गया 1:2:4। तो ये तीनों को मैंने एक साथ यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो इसको बोल दूंगा यहाँ पर कंटिन्यूड रेशो। तो कंटिन्यूड रेशो क्लियर हो गया। 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को यदि मैं एक साथ कंपेयर करूंगा तो उनको कंटिन्यूड रेशो यहाँ पे बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल 3 के लिए ही ये टर्म्स यूज की गई, 3 से ज्यादा 4 5 जितनी भी होगी उन सबको लिए मैं यूज करूंगा कंटिन्यूड रेशो। 1:2:4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आ गई, रुपीज मनी में कन्वर्जन पता है सभी को भाई। 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होता है, ठीक है, ये तो पता ही है, नॉर्मल सी चीज है, फिर भी लिख लो जिनको नहीं पता, ठीक है। 1 रुपीज के अंदर 100 पैसा। यदि यहाँ पे इस तरह से होता कि 100 रुपीज है, ठीक है, और 20 पैसा, पैसे के लिए पी यूज कर रखा है उसने, तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज का काइंड तो सेम है कि दोनों मनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस फर्क है यूनिट के अंदर, रुपीस को और एक में पैसा है। तो कन्वर्ट कर लो यहाँ पे, रुपीस को पैसे में कर लो या पैसे को रुपीस में कर लो। तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसा है, तो इसको पैसे में करता हूँ, तो 100 रुपीस के अंदर इतना पैसा हो गया, और ये 20 पैसा। पैसे से पैसा गया, ये 20 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 500:1, ठीक है। तो ये रुपीज में और पैसे में कन्वर्जन हो गया। तो कंटिन्यूड रेशो क्लियर हो गया। तो ये था आपका रेशो का सारा कंसेप्ट कि क्या रेशो होता है, किस तरह से क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ आपके लिए मैं स्क्वायर्स किस तरह से होते हैं वो लर्न करना सिखाऊंगा, ठीक है। 25 तक के क्यूब्स लर्न करना सिखाऊंगा, 15 या 16 तक के वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे।